दोस्तों, शांति प्रिय स्वीडन में अब बढ़ने लगे हैं मुस्लिम कट्टरपंथ के गंभीर मामले। कभी पाई थी शरण, अब बन रहे हैं उन्मादी। दोस्तों, स्वीडन में कुरान को जलाए जाने को लेकर हिंसा जो है अब थम ही नहीं रही है। 5वें दिन भी कई शहरों में प्रदर्शन हुए, कई जगह आग भी लगाई गई और दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया गया। वहां के पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच कई स्थानों में हिंसक झड़प भी हमें देखने को मिली। दोस्तों, यूरोप के उत्तर में बसे छोटे से देश स्वीडन में बीते कुछ दिन से हिंसक घटनाओं की खबरें आ रही है। आमतौर पर शांत माने जाने वाले इस देश में बीते गुरुवार को वहां बसे मुस्लिम समुदायों की तरफ से शुरू हुआ उपद्रव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वैसे ही दृश्य देखने को मिले जैसे बीते एक सप्ताह में भारत के कई शहरों में एक के बाद योजनाबद्ध तरीके से देखे गए थे। पथराव, वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी, पुलिस से सीधा टकराव और धार्मिक नारेबाजी। सड़कों पर एकत्र भीड़ स्वीडन के नोरकॉपिंग शहर में उन्मादी हो गई और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आग लगा दी गई गाड़ियों को। उन्माद इतना अधिक था कि पुलिस को स्थिति संभालने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। स्वीडन में जब लोग ईस्टर सप्ताहांत में व्यस्त थे, तभी हुई इस घटना ने दहशत का माहौल बना दिया। अन्य कस्बों में भी 3-4 दिन अशांति का माहौल रहा। नॉरकॉपिंग में तो पुलिस को रविवार को स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए रबर की गोलियां चलानी पड़ी, जिससे 3 लोग घायल भी हो गए। करीब 1 करोड़ की जनसंख्या वाले और आमतौर पर शांत माने जाने वाले देश स्वीडन में इस अशांति के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। यह केवल एक यूरोपीय देश की ही बात नहीं है, बल्कि वहां कई देशों में मुस्लिम कट्टरपंथ और उन्माद की घटनाएं अब देखी जा रही है और लगातार सामने आ रही है। आइए समझे यूरोप में बीते एक दशक में बदली जनसंख्या का वहां और विश्व के सामाजिक सद्भाव और शांति पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पीड़ित बनकर शरण मांगने आए लोगों और यूरोपीय देशों की दयालुता से। मध्य एशिया और अफ्रीका के अशांत क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मुस्लिम आकर स्वीडन समेत अन्य यूरोपीय देशों में बसे। सरकार ने भी सुविधाएं उपलब्ध कराई और धीरे धीरे कभी शरणार्थी रहे ये मुस्लिम वहां के नागरिक हो गए। शांति प्रिय लोकतंत्र स्वीडन ऐसे शरणार्थियों के लिए सुरक्षित स्थान रहा है और हमेशा ही रहा है। ये आज की बात नहीं है। जब से स्वीडन का विकास होना स्टार्ट हुआ है, जब से स्वीडन स्थापित हुआ है, तब से लेके वो आज तक वो हमेशा शरणार्थियों को अपने यहाँ पनाह देता है। एक रिपोर्ट की माने तो एक महिला का जिक्र उन्होंने किया है कि जो कभी मंत्रातन का इस्लाम अपना चुकी थी और पति के साथ सीरिया में इस्लामिक स्टेट की आतंकी के तौर पर गोलियां चला रही थी, वह शायद यह घिनौना खेल जारी रखती यदि संघर्ष में पति की मौत के बाद उसका कट्टरपंथ के प्रति जो पहलुओं था ना, जो उनका नजरिया था, वो चेंज ना होता। एक दिन जॉर्डन के एक पायलट को जिंदा जलाने के बाद उसे समझ आया यह तो उसके मूल धर्म का सिद्धांतों और भावना के खिलाफ है। तब वो वहां से भागकर वापस स्वीडन पहुंची। उसके आईएस आतंकी बनने की कहानी भी बताती है कि कैसे ब्रेन वॉश कर तथा कथित इस्लामिक लड़ाके तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों, वर्ष 2016 में बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि इन्हीं शरणार्थियों की नई पीढ़ी स्वीडन को आंख दिखा रही है, उन्माद फैला रही है। यह उन्मादी पीढ़ी केवल स्वीडन तक ही सीमित नहीं है, विश्व में भी आतंक फैलाने निकली है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 6 साल पहले तक अकेले स्वीडन से 300 से अधिक जिहादी सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के लिए आतंक फैलाने के लिए गए थे। यह आंकड़ा कहता है कि पर कैपिटा गणना के हिसाब से यूरोप से सबसे अधिक जिहादी भेजने वाले देशों में स्वीडन शामिल है। यह बेहद खतरनाक संकेत है। हम शायद यही कट्टरपंथ और उन्माद स्वीडन की आंतरिक सुरक्षा पर भी भारी पड़ सकता है और आगे चल के स्वीडन को बहुत ही तगड़ा नुकसान होने वाला है। जो लोग स्वीडन जाया करते थे बसने के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, अब वो स्वीडन जाने से भी डरेंगे, क्योंकि स्वीडन अब बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी और वहां के जिहादी वाला देश बनता जा रहा है। गोटेनबर्ग जिहादियों की सबसे अधिक भर्ती करने वाला स्वीडिश शहर है। करीब 5 लाख की आबादी वाला यह शहर कभी औद्योगिक शक्ति रहा था और अब एक पोर्ट सिटी है, लेकिन यह दूसरे ही कारण से कुख्यात होता जा रहा है। स्वीडन से आईएस में जाने वाले 300 जिहादियों में से 100 इसी शहर से थे। उग्रता की साजिश में महिलाएं भी पीछे नहीं है। यहाँ की तिहाई से ज्यादा आबादी दूसरे देशों से आए लोगों की है, जिसमें से अधिकांश मुस्लिम है। उत्तर पूर्वी कस्बे एग्रेड में तो ये संख्या कुल आबादी के 70% से भी अधिक है। पुलिस ने इस क्षेत्र को
अति संवेदनशील कानून व्यवस्था के लिए खतरा व समांतर समाज बनाने की साजिश माना है इस क्षेत्र को, और इस क्षेत्र पे काफी ज्यादा निगरानी रखी जाती है पुलिस के तौर पे। दोस्तों जैसे कि रिपोर्ट्स और भी कहती है बहुत कुछ कि इस मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों में सीरिया कानून थोपा जाता है। यह समुदाय कथित तौर पर लोगों, खासकर महिलाओं के पहनावे और तौर तरीके पर नियंत्रण करने के लिए उनका ब्रेन वॉश करते हैं। यहाँ तक कि संगीत और नृत्य को भी हराम बताकर रोकने की बात होती है। तो ये अच्छे संकेत नहीं है स्वीडन के। आने के टाइम में स्वीडन के लिए बहुत ही बेकार संकेत हैं। कोई लोग स्वीडन आने से डरेगा, कोई भी नहीं आना चाहेगा, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब स्वीडन पे आने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ेगा और वहां से सब लोग जाने की सोचेंगे, क्योंकि स्वीडन एक अच्छा देश हुआ करता था। लेकिन जब ये चीजें चल रही है, अब पूरे देश की नजर स्वीडन पे है। पूरे देश में जो स्वीडन का तारीफ करते थे, अब वही लोग स्वीडन के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। तो बहुत लोग, बहुत बिजनेसमैन हैं, भारत से भी बहुत बिजनेसमैन गए हैं, हर देश से बिजनेसमैन स्वीडन गए हैं। वहाँ पे उन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट करा है, अपना फैमिली बनाया है। लेकिन अब जाके स्वीडन ऐसा हो गया तो स्वीडन को वहाँ पे रहने के लिए लोग डर रहे हैं। अब सोच में पड़ रहे हैं कि हम स्वीडन में कब तक सुरक्षित हैं, कब तक वहाँ रहें या ना रहें। तो वहाँ से निकलने की भी बहुत लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये आगे चल के स्वीडन के लिए ही, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत चीजें सवाल उनके घेरे में है कि क्या स्वीडन आगे चल के ये सब रोकने में कामयाब रहेगी। कई लोगों के मन में ये भी सवाल लगातार आ रहे हैं। अब तो आगे वाले टाइम में ही पता चलेगा कि स्वीडन इन सब चीजों से कैसे निपटती है। दोस्तों जैसे कि यूरोपीय देश और भारत ना लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो जो ये कंट्रपंथ होते हैं, जो ये करते हैं, तो इन्हीं देशों पे वो फोकस करते हैं। यूरोप में शरणार्थियों के तौर पर घुसने के बाद वहां बीते एक दशक में आतंकी और उन्मादी घटनाओं में वृद्धि हुई है। स्वीडन ही नहीं, फ्रांस ले लो आप, बेल्जियम व स्पेन तक इसका सब प्रभाव पड़ा है। जर्मनी, बेल्जियम समेत कई देशों में खुले दिल से शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोले और आज गलती का एहसास कर रहे हैं ये कंट्री भी। यूरोप में मुस्लिम शरणार्थियों का कुंडमा तेजी से बढ़ रहा है। अधिकांश अपने ही तौर तरीकों के साथ अलग कॉलोनी बनाकर रहते हैं। यूरोप में ऐसी मुस्लिम कॉलोनियों की संख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। जिहादियों की बढ़ती संख्या का एक कारण स्वीडन के इन क्षेत्र विशेष स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट होना भी है। बेरोजगारी भी 15% तक पहुंची, जो स्वीडन के सामान्य आंकड़ों से बहुत ही ज्यादा अधिक है। यही बेरोजगार व अशिक्षित युवा जिहादी बनाए जाने के अभियान आसान निशाना बनते हैं। इस समय भले ही स्वीडन इस धार्मिक कट्टरपंथ से जुड़ी हिंसा को झेल रहा हो, लेकिन वास्तविकता में फ्रांस वह देश है जो यूरोप में इस समस्या का सबसे अधिक मार झेल रहा है। बाहर से आए मुस्लिम स्थानीय मुस्लिमों के साथ मिलकर सामुदायिक भावना गढ़ रहे हैं। हमले और हिंसक घटनाओं की संख्या बढ़ने के बाद फ्रांस की सरकार चेती है और सतर्क हुई है और कहा है कि वह इस्लामिक कट्टरपंथ को रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाएगी। लेकिन यह आसान नहीं है। 2014 के बाद बड़े मामलों और हमलों के कारण ऑपरेशन सेंटिनेल, ऑपरेशन विजिलेंट गार्डियन और ब्रेसलेस लॉकडाउन चलाए गए हैं। तो वहीं यूरोपीय संघ के 28 देशों में करीब 2.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। कई दशक पहले से वहां कामकाज के सिलसिले में मोरक्को, पाकिस्तान आदि देशों से लोग जाते और बसते रहे हैं। लेकिन बीते एक दशक में मध्य एशिया और अफ्रीकी देशों से मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 के बाद यूरोप में आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई है। इससे पहले के हमलों में आईएस और अलकायदा शामिल रहे, लेकिन बाद में वहां लोन वॉल्फ हमले यानी अकेले एक व्यक्ति द्वारा गोलीबारी, चाकूबाजी या गाड़ी चलाने के मामले बढ़े हैं। कई हमलों में मुस्लिम भी शामिल पाए गए हैं। दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे बताते हैं जो कि मुख्य आतंकी हमले हुए हैं बीते कुछ सालों में। 2014 में बेल्जियम में यहूदी संग्रहालय पर हमला यूरोप में सीरिया से लौटे जिहादी द्वारा किया गया था। पहला आतंकी हमला था वो। फिर नवंबर 2015 में पेरिस हमले में 130 की मौत हुई। फिर जुलाई 2016 में फ्रांस के नाइस शहर में ट्रक से हुए हमले में 86 लोग मारे गए थे। फिर जून 2016 में आतुर्क एयरपोर्ट हमले में 45 लोगों की मौत हुई थी। फिर मार्च 2016 में ब्रसेल्स में बम धमाकों में 32 लोग मारे गए। फिर मई 2017 में मैनचेस्टर एरिना में बम विस्फोट में 22 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों ये जो घटनाएं घट रही है यूरोपियन कंट्री में, तो ज्यादातर इसका मामला सामने आ रहा है और पिछले कुछ वर्षों में कुछ ज्यादा ही घटनाएं हुई है और सरकार इन पे काफी ज्यादा सख्त कदम भी उठा रही है। लेकिन सरकार से सख्त कदम उठाने के बाद भी ये
हमला हो रहे हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। और स्वीडन जो ऐसा देश है, स्वीडन कभी भी इस मामलों में नहीं पड़ा है, वो हमेशा शांति वाला देश रहा है। तभी तो स्वीडन की तारीफ हर कोई करता रहा है, क्योंकि बहुत सारे देशों में, इंडिया से बाकी और भी कंट्रीज से स्वीडन में जाके बसते हैं, वहाँ पे जाके एजुकेशन स्वीडन में काम करते हैं। तो बहुत चीज़ें स्वीडन का अच्छा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से लगा लो, काफ़ी टाइम से स्वीडन में कुछ माहौल ना ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ पे कट्टरपंथी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिहादी बहुत ज़्यादा हैं, आईएस में लोग वहाँ से जा रहे हैं। तो बहुत चीज़ें सरकार को रोकनी पड़ेगी अगर स्वीडन को और भी आगे बढ़ते हुए देखना है तो, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत लोग ऐसे हैं जो स्वीडन से चले जाएंगे। फिर स्वीडन की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो भी खराब हो जाएगी। फिर जाके सरकार अगर तब जाके सोचेगी कि कैसे उनको पूरा करना है, तो वो बहुत लेट हो चुका होगा। क्योंकि स्वीडन को अभी बचाना सही है, वरना बाद में हाथ से कुछ नहीं मिलेगा और सरकार बहुत ज़्यादा पछताएगी। क्योंकि स्वीडन में ऐसे जो मामले हैं ना, लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो यूरोपियन कंट्री में ऐसे मामले हो रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न आखिर है क्या? आपका जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।